हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग ऋण पत्र और अंश में अंतर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि आखिर में इन दोनों के मध्य क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला है कि ऋण पत्र जो है आधार है क्या, कि ऋण है या पूंजी। तो ऋण पत्र से जो हमें पैसा मिलता है वो कंपनी के लिए ऋण होता है, यानी कि लोन होता है। जबकि अंश के बदले में जो कंपनी को पैसा मिलता है वो क्या होती है, वो कंपनी की पूंजी होती है। ठीक। दूसरा चीज़ कि जो ऋण पत्र के धारक होते हैं, यानी कि जिन्होंने कंपनी से ऋण पत्र खरीदा है, वो ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। जबकि जिन्होंने अंश खरीदा है कंपनी का, वो कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं। बात करते हैं धारक की स्थिति, यानी कि जो ऋण पत्रधारी होते हैं वे कंपनी के क्या लगेंगे, वे कंपनी के ऋणदाता यानी कि लेनदार लगेंगे, यानी कि उन्हें कंपनी को बाद में पैसा वापस करना है। जबकि अंशधारी क्या होते हैं, ये कंपनी के सहस्वामी होते हैं, यानी कंपनी के अब एक व्यक्ति तो है नहीं कि उसे पूर्ण स्वामी आप कह सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने अंश खरीदा है, तो सबके सब जिन्होंने अंश खरीदा वो कंपनी के कुछ ना कुछ हिस्से के स्वामी कहलाएंगे। तो अंशधारी क्या होते हैं, कंपनी के सहस्वामी होते हैं। ठीक। उसके बाद है प्रतिफल। जो व्यक्ति ऋण पत्र खरीदता है उसे क्या मिलता है, टाइम टाइम पे उस ऋण पर ब्याज मिलता है। ठीक है, जितने रुपए का उसने ऋण पत्र खरीदे हैं उतने रुपए के ऋण पत्र पर उसको जो भी उसका ब्याज बनता है वो ब्याज मिलता है। जबकि अंशधारी को क्या मिलता है, लाभांश मिलता है। ठीक है। उसके बाद है प्रतिफल की दर, यानी कि जो ऋण पत्र होते हैं उन पर जो प्रतिफल होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। और इस पर की जो ब्याज की दर होती है ये पहले से ही निश्चित होती है। जैसा कि आपने हमारे ऋण पत्र के अर्थ वाले वीडियो में देखा होगा कि ऋण पत्र पर जो ब्याज होता है वो कितने दर से मिलेगा, ये चीज़ें ऋण पत्र में पहले से ही मेंशन होती हैं। ठीक है, यानी कि ब्याज की दर पहले से निश्चित होती है। जबकि अंश पर जो लाभांश होता है ये पहले से निश्चित नहीं होता है। खास करके हम लोग यहाँ पे बात करें समता अंशों की, तो समता अंशों पर लाभांश की दर जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। लाभ की मात्रा क्या है कंपनी की, उस आधार पर उनके लाभांश का जो है भुगतान किया जाता है। ठीक। इसके बाद आपका है बाजार से क्रय। तो क्या है कि कंपनी अपने ऋण पत्रों को बाजार से खरीद सकती है। जैसा कि आपने ऋण पत्र के अर्थ वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कंपनी अपने ऋण पत्रों को निवेश के तौर पे, यानी कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद सकती है। जबकि अंशों का वो अपने बाजार से नहीं खरीद सकती। आप ये ध्यान दीजिएगा कि अंशों का जब आपने चैप्टर पढ़ा था अंश, तो उसमें आपने ये देखा था कि अंश का वो जब्त कर सकती है, यानी कि अंशधारी से वापस ले सकती है। कब, जब अंशधारी अपने अंशों का जो भुगतान है वो समय पर ना करे तब, लेकिन उसे खरीदना नहीं कह सकते। ठीक है, तो अंश जो कंपनी है वो अपने अंशों को बाजार से खरीद नहीं सकती है। जबकि ऋण पत्रों को निवेश के तौर पे खरीदा जा सकता है। फिर है समापन की स्थिति में भुगतान। तो जब कंपनी का समापन होता है उस कंडीशन में जो ऋण पत्रधारी होते हैं उन्हें उनका भुगतान जो है वो अंशधारियों से पहले मिलता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अपना उधार चुकाती है। उधार उसने ऋण पत्र के तौर पे लिया है तो वो ऋण पत्रधारियों का जो भी पैसा है पहले वो वापस करेगी। उसके बाद ही अंशधारियों का भुगतान कब होता है, जब सारे दायित्व जो कंपनी के जो जितने भी बाह्य दायित्व हैं जब उनका भुगतान हो जाता है, फिर अगर कुछ बचा है तब अंशधारियों की पूंजी का भुगतान होता है, अन्यथा नहीं भी हो सकता है। लेकिन ऋण पत्रधारियों के जो ऋण है उसकी वापसी करना कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। इसके बाद है कि ऋण पत्रधारियों को कंपनी के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, यानी कि कंपनी का जो भी मैनेजमेंट का काम है उसमें ऋण पत्रधारी भाग नहीं ले सकते। जबकि अंशधारी, क्योंकि वो कंपनी के सहस्वामी होते हैं, तो वे कंपनी के मैनेजमेंट में भाग ले सकते हैं, यानी कि उसमें अपनी बात रख सकते हैं। इसके बाद है मताधिकार, यानी कि ऋण पत्रधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता। यानी कंपनी में कोई भी काम हो रहा है, अगर उसमें वोट देने की व्यवस्था होती है ना, कि कोई भी कार्य करने के लिए कंपनी देखती है कि उसको कितने वोट मिल रहे हैं, कितने व्यक्तियों से, उसके अंशधारियों से, तो वहाँ पे ऋण पत्रधारी का कोई काम नहीं होता। यानी कि ऋण पत्रधारी कंपनी के किसी भी डिसीजन में हिस्सा नहीं ले सकते। जबकि अंशधारी कंपनी के हर डिसीजन में या फिर जो भी नियम शर्तें हों उसके आधार पर डिसीजन में वोट दे सकते हैं, यानी कि अपना मत दे सकते हैं। उसके बाद है प्रतिफल का भुगतान, यानी कि ऋण पत्रों पे जो ब्याज का भुगतान होता है वो निर्धारित शर्तों के अनुसार होता है। और ये शर्तें कहाँ निर्धारित होती हैं, जब ऋण पत्र का निर्गमन होता है तो उसी डॉक्यूमेंट में ये शर्तें जो होती हैं वो लिखी रहती हैं और उसी के आधार पे इन पर ब्याज का भुगतान होता है। इनका लाभ से कोई भी संबंध नहीं होता, यानी कि कंपनी को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे उसे कोई मतलब नहीं है। जब ऋण पत्र के ब्याज की अवधि पूरी होगी तो उसके ब्याज का भुगतान ऋण पत्रधारियों को हो जाना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। जबकि लाभांश का भुगतान कब होता है, जब कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में लाभ बचे होते हैं तब, यानी कि लाभ के आधार पर ही लाभांश का भुगतान किया जाता है। उसके बाद है प्रतिफल की निश्चितता, यानी कि ऋण पत्र पर ब्याज का भुगतान अनिवार्य होता है। अनिवार्य होता है यानी कि देना ही देना है किसी भी कंडीशन में, चाहे कंपनी कितनी ही लॉस में क्यों ना हो। लेकिन अंशों पर लाभांश का भुगतान अनिवार्य नहीं है, हाँ आवश्यक है, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी अंशधारी का पैसा अगर कंपनी में लगा है तो उसको अगर आप पेमेंट उसके लाभांश का टाइम से नहीं करेंगे तो वो अपना, हो सकता है कि अपनी पूंजी वापस लेने की कोशिश करे या फिर उसका कंपनी में जो रुचि है वो खत्म होने लगे, वो कंपनी के कार्य में अच्छे ढंग से भाग न ले। तो इसलिए आवश्यक है कि आप अंशों पर लाभांश जो है वो टाइमली दीजिए। लेकिन अगर कंपनी को लाभ नहीं हुआ है तो कंपनी चाहे तो वो अपने अंशों का जो है लाभांश का भुगतान नहीं करेगी, जब उसको लाभ होगा तब वो उसका भुगतान करेगी। ठीक। इसके बाद आता है शोधन।
ऋण पत्रों का जो भुगतान होता है वो शर्तों के आधार पर कंपनी के जीवन काल में हो सकता है। यानी कि जब ऋण पत्र का निर्गमन किया गया था उस टाइम में अगर उसमें ये चीज़ मेंशन है कि उनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में है होगा, तो आप जो कंपनी है वो अपने जीवन काल में ही ऋण पत्रों का भुगतान कर सकती है। लेकिन अंश पूंजी केस में ऐसा नहीं है। अंश पूंजी के केस में पहले ऐसा था कि कंपनी कुछ अंशों का भुगतान उसने जीवन काल में कर सकती थी, बट अब ऐसा नहीं है, वो चीज़ें हटा दी गई हैं। तो अब अंश पूंजी का भुगतान केवल कंपनी के समापन की दशा में होता है, उसके जीवन काल में नहीं कर सकते हैं। फिर आता है सुरक्षा। तो साधारणतः ऋण पत्र सुरक्षित होते हैं। सुरक्षित होने का इसका मतलब ये है, क्योंकि आपने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मेनली भारत में कौन से ऋण पत्र निर्गमित की जाती है, जिन पे कुछ बंधक रखा हो, यानी कि जिनमें कोई संपत्ति जो है वो सिक्योरिटी के रूप में रखी गई हो। तो उस कंडीशन में ऋण पत्रधारियों को अगर पैसा उनका नहीं दे पा रही है कंपनी, तो ऋण पत्रधारी क्या करते हैं कि उस सिक्योरिटी को बेच करके अपना पैसा ले लेते हैं। तो वो एक तरीके से सुरक्षित हो गए, ठीक। जबकि अंशों में ऐसा नहीं है। अंश में कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी होती है। अंशधारी सिर्फ अपना पैसा जो है वो अंश के बदले में कंपनी को दिए होते हैं। तो उनके पूंजी के भुगतान का जो है वो कंपनी का तभी करेगी जब कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, और अगर नहीं है तो वो नहीं करेगी। तो इस मामले में अंश जो है वो असुरक्षित माने जाते हैं, जबकि मेनली जो ऋण पत्र होते हैं वो सुरक्षित माने जाते हैं। फिर आता है कटौती पर निर्गमन। तो आपने पढ़ा है अभी वीडियो में कि ऋण पत्रों का निर्गमन जो है वो कटौती पर, सम मूल्य पर या अधिमूल्य पर किया जा सकता है। तो मेनली यहाँ पर कटौती की बात इसलिए कही गई है कि जो हमारे अंश हैं उनका निर्गमन कटौती पर नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, ये हमने जब अंश का चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर हमने आपको समझाया था। तो अंशों का निर्गमन कटौती पर नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम लोग पुनर्निर्गमन कर रहे थे तब तो कटौती पर हम लोग पुनर्निर्गमन कर रहे थे। तो पुनर्निर्गमन का केस अलग है, ठीक है। तो अंशों का निर्गमन जो है, जो पहला निर्गमन होता है वो कटौती पर नहीं कर सकते, हालांकि पुनर्निर्गमन जो है वो भले ही कटौती पर किया जाता था। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद है परिवर्तनशीलता। तो शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का परिवर्तन अंशों में हो सकता है। यानी कि अगर ऋण पत्र में ये नियम व शर्तें दी गई हैं कि किस विधि से, किस आधार पर, किस समयावधि में एक ऋण पत्र को अंश में बदला जा सकता है, तो उस कंडीशन में वो ऋण पत्र अंश में परिवर्तित हो सकते हैं। और आपने अभी पिछली वीडियो में ऋण पत्र के प्रकार में पढ़ा है कि परिवर्तनशील ऋण पत्र में क्या होता है कि उन्हें अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि उनका जब भुगतान करना हो तो कंपनी नकद न दे करके क्या करेगी, उनका परिवर्तन अंशों में कर देगी। बट अंश जो है वो कभी भी ऋण पत्र में परिवर्तित नहीं हो सकते। जब आपने अंश का चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपने ये देखा होगा कि समता अंश परिवर्तनशील अंशों में परिवर्तित हुए हैं। समता अंश जो है वो पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तित हुए हैं, या फिर पूर्वाधिकार अंश जो है वो समता अंशों में परिवर्तित किए जाते हैं। लेकिन कभी भी अंश को ऋण पत्र में परिवर्तित नहीं किया जाता, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका जोखिम। जो साधारणतः ऋण पत्र में जोखिम की मात्रा कम होती है, वही क्योंकि ये सुरक्षित होते हैं मेनली प्रतिभूतियों से, सिक्योरिटी से, इसलिए इनमें जोखिम कम होता है। जबकि अंश में इनकी तुलना में जोखिम ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी होगा तो पेमेंट पहले इन्हें होगा, फिर कुछ बचेगा तो ही इन्हें पेमेंट होगा, वरना नहीं होगा। फिर आता है जब्तीकरण। यानी कि ऋण पत्रों का हरण या जब्तीकरण नहीं हो सकता। यानी कि जब जो डिबेंचर होल्डर है वो टाइम टू टाइम, कंपनी जब पैसा मांग रही है तो उससे अगर उसका भुगतान नहीं भी कर रहा है तो भी कंपनी चाहे भी तो अपने ऋण पत्र को जब्त या हरण नहीं कर सकती। जबकि अंशों के केस में तो आप पढ़ ही चुके हैं कि अंशों का अगर पैसा टाइम से नहीं पेमेंट होता है तो कंपनी अपने अंशों को जब्त कर सकती है। और लास्ट हमारा आता है आर्थिक चिट्ठे में स्थिति। तो ऋण पत्र जो होते हैं वो कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में इन्हें दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। और दायित्व पक्ष में कहाँ, सुरक्षित ऋण के अंतर्गत, यानी कि सिक्योर्ड लोन का जो हमारा एक टॉपिक शीर्षक होता है उसके अंतर्गत हम लोग डिबेंचर्स को दिखाते हैं। जबकि अंश आप पहले से जानते हैं कि कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में इसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं, अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, ठीक। तो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट जो है वो अंश तथा ऋण पत्र में अंतर थे। आई होप कि आप लोग को ये सारे अंतर जो हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।